जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड या सिक्स सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 में मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में पेपर 2 है। याद रखिए, जो सिक्स सेमेस्टर है साथियों, मेडिवल हिस्ट्री का पेपर 2 इसमें ऑप्शनल आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपके एडमिट कार्ड पर सब्जेक्ट लिखा होगा उसी का आपको एग्जाम देना है ऑप्शनल में। ठीक है, ऑप्शनल में 3 पेपर आएंगे आपके। तो पेपर 2 में दोस्तों, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसका पेपर कोड है HIS 308। ठीक है, पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, 1815 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक ये आपका पेपर का नाम है। आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा तभी आप इसका एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर प्लेलिस्ट में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा कर के देख लीजिएगा। और भी पेपर के नाम दिए गए हैं। जिस भी पेपर का नाम आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा आप उस वही क्लास करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये क्लास 3 है। क्लास 3 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस नोट्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और ध्यान रखिएगा साथियों, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें पहला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, ट्रायोन की संधि किस देश के साथ हुई थी। ट्रायोन की संधि हंगरी देश के साथ हुई थी। अच्छा, कब हुई थी भैया, ये भी देख लीजिए, की पॉइंट्स में देखिएगा। जो एक बार और देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने जो नोट्स पढ़ाया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। सिक्स सेमेस्टर में भी मैं आपको, ठीक है, नोट्स पढ़ा रहा हूँ। नोट्स को मिस मत करिएगा। आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा, आपको ये इंपॉर्टेंट की भी मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स जो भी हैं। चलें, इसमें ध्यान रखिएगा साथियों, ट्रायोन की संधि 4 जून 1920 को फ्रांस के वर्सेल्स में स्थित ट्रायोनन पैलेस में हंगरी और मित्र देशों के बीच हुई थी। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध को खत्म करने वाली पेरिस शांति संधियों में से एक है। इस संधि के तहत हंगरी को अपनी पूरी संपत्ति का 1/3 यानी 32.6% से भी कम हिस्सा मिला था और करीब 60% आबादी खो दी थी हंगरी ने। ठीक है, चले, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को देखा जाएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए, कहने का मतलब है केवल 85% है, 85 प्रश्न है ऐसा नहीं है। देखिए, जो मैं नोट्स पढ़ाता हूँ उसमें कम से कम आपके 3-4 प्रश्न रहते हैं, तो लगभग लगभग आपके 100 से लेकर के 120 प्रश्न टोटल हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चले, दूसरा प्रश्न है आपका, सेब्रेस की संधि कब हुई थी। तो सेब्रेस की संधि 10 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है, किसके बीच हुई थी भैया, ये भी देख लीजिए। देखिए, सेब्रेस की संधि 10 अगस्त 1920 को हुई थी। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र शक्तियों और ओटोमन तुर्की की सरकार के बीच हुई थी। ध्यान रखिएगा, किसके बीच हुई थी, तुर्की के बीच। और किसके बीच, मित्र राष्ट्र और तुर्की के बीच सेब्रेस की संधि हुई थी। कब हुई थी, 10 अगस्त 1920। तीसरी जो प्रश्न है, तीसरा, वो क्या है, सेब्रेस की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये तीनों नहीं है, तुर्की मैंने अभी पढ़ाया आपको। ठीक है, सेब्रेस की संधि तुर्की के साथ हुई थी। और कौन सा देश था भैया, मित्र राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्रों और तुर्की के बीच हुई थी सेब्रेस की संधि। अच्छा, कब हुई थी एक बार और देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी भूलिएगा मत, 10 अगस्त 1920। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है इसमें, वर्साय संधि का प्रारूप कब तैयार हुआ था। तो वर्साय संधि का प्रारूप 6 मई 1919 को तैयार हुआ था। प्रारूप 6 मई 1919 को तैयार हुआ था। ठीक है, वर्साय की संधि कब हुई थी वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ, लेकिन प्रारूप ध्यान रखिए, 6 मई 1919 को वर्साय का, ठीक है, वर्साय संधि का जो प्रारूप है 6 मई 1919 को तैयार हुआ था। चलिए, वर्साय की संधि कब हुई थी मैं आगे अभी आपको पढ़ा दे रहा हूँ। चलिए, पांचवा प्रश्न है, सेंट जर्मन की संधि कब हुई थी। सेंट जर्मन की संधि 10 सितंबर 1919 को हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, सेंट जर्मन की संधि किसके किसके बीच हुई थी भैया। तो सेंट जर्मन एंड ले की संधि पर 10 सितंबर 1919 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर एक और प्रथम विश्व युद्ध की विजयी मित्र राष्ट्रों और दूसरी ओर जर्मन ऑस्ट्रिया गणराज्य ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलें, छठवां प्रश्न है आपका, वर्साय की संधि जर्मनी के साथ कब हुई थी। तो 28 जून 1919 को वर्साय की संधि जर्मनी के साथ हुई थी। ठीक है, मैंने बोला ना, अभी मैं आगे आपको पढ़ा दे रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। वर्साय की संधि आपके एग्जाम में 100% ये तो आने ही वाला है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सभी आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चले, सातवां प्रश्न क्या पूछा गया है, वर्साय की संधि किस राष्ट्र के साथ हुई थी। तो जर्मनी के साथ हुई। तो भैया बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका।
8वां प्रश्न क्या पूछा गया है, सेंट जर्मन की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी। ठीक है, सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी भैया, ध्यान से देखिएगा। सेंट जर्मन की संधि कब हुई थी? 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रिया और प्रथम विश्व युद्ध के विजयी मित्र राष्ट्रों ने पेरिस के सेंट जर्मन एंड ले में हस्ताक्षर किए थे। देखिए मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि परीक्षा आपका नज़दीक है। चलिए 9वां प्रश्न है, न्यूली की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो बुल्गारिया के साथ हुई थी। ठीक है, कब हुई थी भैया? न्यूली की संधि 27 नवंबर 1919 को पेरिस के उपनगर न्यूली सुरसीन में बुल्गारिया और मित्र देशों और फ्रांस के बीच हुई थी। ठीक है, कभी कभी बुल्गारिया नहीं देता है, फ्रांस देता है। ठीक है, तो फ्रांस भी याद रखिएगा, मित्र देश और बुल्गारिया न्यूली की संधि में। ठीक है, चलिए कब हुआ था? 27 नवंबर 1919। 10 नंबर प्रश्न क्या है, न्यूली की संधि बुल्गारिया के साथ कब हुई थी? अभी ऊपर पढ़ाया मैंने, 27 नवंबर 1919 को न्यूली की संधि बुल्गारिया के साथ हुई थी। 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, जारशाही व्यवस्था की समाप्ति किस वर्ष हुई? तो मार्च 1917 में जारशाही व्यवस्था की समाप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, 7 नवंबर 1917 हुई बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? यानी बोल्शेविक जो यहाँ पर दिया गया है 1917 में बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, 7 नवंबर 1917 बोल्शेविक क्रांति, उसका नेता कौन था? ठीक है, बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी, तो उसका नेता कौन था? तो नेता व्लादिमीर लेनिन था। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। और भी क्लास कराए हैं दोस्तों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक करके जाके आराम से क्लासों को देख लीजिएगा। ठीक है, सभी मॉडल पेपर दिए गए हैं आपके। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लगता है, कोई एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बाद में इसलिए बोलता हूं ताकि शुरू में कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा आप लोग। चले 14 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, मदर की रचना किसने की? मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की। कब की थी भैया? तो रूसी साहित्यकार मैक्सिम गोर्की ने 1906 में मदर उपन्यास लिखा था। ठीक है, मदर क्या है? एक उपन्यास है। किसने लिखा? मैक्सिम गोर्की ने। कब लिखा? 1906 में। 15 नंबर प्रश्न क्या है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, जन्म कब हुआ था? व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु 21 जनवरी 1924 को 53 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, जन्म कब हुआ था मैं अभी आगे पढ़ा दूंगा आपको। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों है। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी 6 मुख्य आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, यूएनओ की 6 मुख्य भाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। 17 नंबर प्रश्न क्या है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, रूस का लौह पुरुष किसे कहा गया है? तो जोसेफ स्टालिन को रूस का लौह पुरुष कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद का सबसे पहले प्रयोग किया था। कब किया था भैया? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने 1827 में किए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 क्या है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था ये भी पूछता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था। इसे कम्युनिस्ट लीग ने कमीशन किया था। ठीक, कम्युनिस्ट लीग ने कमीशन किया था, और यह मूल रूप से 1848 में लंदन में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 2 लोगों ने मिलकर लिखा था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी कार्ल मार्क्स नहीं देता है, फ्रेडरिक एंगल्स का नाम देता है।
कभी कभी क्या होता है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों दे देता है, और सी वाले ऑप्शन में देगा कि ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया है। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुई थी? 1848 में। प्रश्न नंबर 21 क्या कहा गया है आपका? प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, इसमें लेनिन द्वारा लिखी गई है अप्रैल थीसिस। ठीक है, द अप्रैल थीसिस लेनिन द्वारा लिखी गई है। देखिए, व्लादिमीर लेनिन एक रूसी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1917 में रूसी लोगों को द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत की। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या लिखा गया है। जर्मनी में किस अधिनियम ने, ठीक है, जर्मनी में किस अधिनियम ने तानाशाही स्थापित कर दी थी? तो विशेषाधिकार जो अधिनियम था, ठीक है, इसकी वजह से जर्मनी में तानाशाही स्थापित हो गई थी। देखिए, विशेषाधिकार की जगह एक और ऑप्शन में आपके लिख के देता है सक्षम अधिनियम। ठीक है, या तो आपके ऑप्शन में विशेषाधिकार अधिनियम लिख करके देगा या तो फिर सक्षम अधिनियम। ठीक है, ध्यान से देखिए, साल 1933 में जर्मन रिचस्टैग डाइट ने सक्षम अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम ने एडॉल्फ हिटलर को तानाशाही शक्तियां दी थीं। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नात्सियों ने कौन सी फिल्म बनवाई थी? तो द इटर्नल ज्यू। ठीक है, द इटर्नल ज्यू, ये यहूदियों द्वारा, ठीक है, यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नात्सियों ने एक पिक्चर बनवाई थी, फिल्म बनवाई थी, जिसका नाम था द इटर्नल ज्यू। चले आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है आपका। हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो हिटलर आप सभी लोग जानते हैं जर्मनी का तानाशाह था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या है। हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889। अच्छा, देखिए, एडॉल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889, ठीक है, 1889 को कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्राउनो एम इन में हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्राउनो एम इन में। ठीक है, कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889। चले 26 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या है हमारा। चले, प्रश्न नंबर इसमें 26 दिया गया है। हिटलर तानाशाह कब बना? हिटलर तानाशाह 1934 में बना था। ठीक है, कब बना था? 1934 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एडॉल्फ हिटलर 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के चांसलर बने। चांसलर कब बना था वह जर्मनी का? 30 जनवरी 1933 को। अच्छा, तानाशाह कब बना था? 1934 में। 27 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। हिटलर किस पार्टी का नेता था? तो हिटलर जो है नाजी पार्टी का नेता था। ठीक है, नाजी का फुल फॉर्म पूछता है तो ध्यान रखिएगा। एडोल्फ हिटलर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी NSDAP या नाजी पार्टी के नेता थे। प्रश्न नंबर 28 क्या है। नार्डिक जर्मन आर्य कहाँ रहने वाले थे? ठीक है, जो नार्डिक जर्मन आर्य है ये कहाँ के रहने वाले थे भैया? तो यह जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, 28 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया साथियों, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है? तो घेटो कहलाता है। ठीक है, किसी समुदाय को, एक समुदाय है, उसे दूसरे समुदाय से अलग रख देंगे तो उसे घेटो कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा है। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1882 को फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का जन्म हुआ था। इनके बारे में 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का जन्म 30 जनवरी 1882 को हाइड पार्क न्यूयॉर्क में हुआ था। इनका उपनाम क्या है भैया? इनका उपनाम है FDR। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? FDR। वे अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। अच्छा, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1933 से 1945 तक। ठीक है, ये सभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, 32वें राष्ट्रपति थे। अच्छा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट अमेरिका के क्या थे? तो राष्ट्रपति थे। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। 33 नंबर प्रश्न है, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे? तो 32वें राष्ट्रपति थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 33 का। चले 34 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है।
फ्रैंकलिन डेनालो रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहे, यानी इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1933 से 1945 तक। ठीक है, चलें, इसीलिए मैं बोलता हूं जो मैं की पॉइंट्स बढ़ा रहा हूं उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। प्रश्न नंबर 35 आपका, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 4 वर्षों का होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है, कोई व्यक्ति अधिकतम कितने टर्म के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तो 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, फ्रांस के प्रधानमंत्री दलादियर ने अपने पद से त्यागपत्र कब दिया, तो मार्च 1940 में दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या है, जर्मन सेनाओं ने पेरिस पर अधिकार कब कर लिया, तो 14 जून 1940 को जर्मनी के जो सेना थे वे पेरिस पर अधिकार कर लिए थे। ठीक है, 14 जून 1940 जर्मन सेनाओं ने पेरिस पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। प्रश्न नंबर 39 क्या है, इटली ने जर्मनी के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब किया, तो 10 जून 1940 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इटली ने जर्मनी के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब किया, 10 जून 1940। अच्छा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली ने साल 1940 में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है आपका, मार्शल पेटेन की सरकार ने जर्मनी से संधि करके अल्सास लारेन तथा अन्य फ्रांसीसी प्रदेश जर्मनी को कब दे दिया था। ठीक है, जर्मनी या कहिए या फिर जर्मन कहिए, तो जर्मनी को कब दे दिया था, तो 22 जून 1940 को मार्शल पेटेन की सरकार ने जर्मनी से संधि करके अल्सास लारेन तथा अन्य फ्रांसीसी प्रदेश को जर्मनी को दे दिया था। अच्छा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मार्शल पेटेन की सरकार ने 22 जून 1940 को जर्मन से संधि करके अल्सास लारेन और अन्य फ्रांसीसी प्रदेश जर्मनी को दे दिए थे। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है, जर्मनी ने लंदन पर हवाई हमले लगभग कब बंद कर दिए, तो मई 1941 में जर्मनी ने लंदन पर हवाई हमले बंद कर दिए थे। शुरू कब किया था, तो सितंबर 1940 में शुरू किया था और मई 1941 में बंद कर दिया था। अच्छा, जो की पॉइंट्स है ध्यान से देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने 7 सितंबर 1940 से 11 मई 1941 तक यूनाइटेड किंगडम पर बमबारी अभियान चलाया था, जिसे द ब्लिट्ज कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, आपके एग्जाम में पूछता है द ब्लिट्ज किसे कहा जाता है, तो जो नाजी जर्मन था इसने, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम पर जो बमबारी किया था उसे द ब्लिट्ज कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, इस अभियान के दौरान लुफ्टवाफे ने लंदन और ब्रिटेन के दूसरे रणनीतिक शहरों पर 8 महीनों तक बमबारी की। हालांकि मई 1941 में इस अभियान को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, जर्मनी, इटली और जापान ने त्रिपक्षीय समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो 27 सितंबर 1940 को जर्मनी, इटली और जापान ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, ध्यान रखेंगे, जर्मनी, इटली और जापान ने 27 सितंबर 1940 को बर्लिन में त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि को बर्लिन संधि या धुरी शक्तियों के नाम से भी जाना जाता है। 43 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, जापान ने यूरोप में जर्मनी और इटली के अधिकार को मान्यता कब दे दी, अक्टूबर 1940 में। ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है आपका, जर्मन सेनाएं लीबिया में कब भेजी गईं, जर्मन सेनाएं लीबिया में 12 फरवरी 1941 में भेजी गईं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है, जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कब किया, तो जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण 22 जून 1941 को किया था। ये ऑप्शन करेक्ट है 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या है, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा गया है, धुरी शक्तियां जर्मनी, जापान और इटली को धुरी शक्तियों के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान को धुरी शक्तियां कहा गया था। इन्हें मूल रूप से रोम बर्लिन धुरी और रोम बर्लिन टोक्यो धुरी भी कहा जाता था। आगे देखेंगे 47 नंबर प्रश्न क्या है, जब स्थिति
वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं कहलाती हैं, तो अति मुद्रास्फीति कहलाती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 क्या कहा गया आपका, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? जर्मन मुद्रा को मार्क कहा जाता है, ठीक है, उस समय में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1948 से 1990 तक पश्चिम जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा डायचे मार्क थी। 1990 से 2002 तक एकीकृत जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा भी डायचे मार्क ही थी, ठीक है। आगे देखिए, डायचे मार्क को संक्षिप्त रूप से डीएम या डी मार्क भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 49 क्या है, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई? नाजी यूथ लीग की स्थापना 1922 में हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 क्या कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 50 का। चलिए प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है आपका, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? तो वर्साय संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी, ठीक है। बहुत ही ये शानदार प्रश्न रहे साथियों। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। जल्दी मिलते हैं साथियों अन्य नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।